प्रणाम भाई लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का क्लास हमारा ईवीएस का है। ठीक है, आज हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। देखो, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल, मेंटल। देखो अब ध्यान से, ये दो वर्ड है। एक जो ये वर्ड है, ठीक है, इन्वोरो, यहाँ तक ये वर्ड जो है एक फ्रांसीसी वर्ड है। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे। ये वर्ड इन्वेरो जो है फ्रांसीसी वर्ड है। फ्रांस, यह एक फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, हम लोग याद रखेंगे। आज तो मैं आपके लिए लंबा लंबा नोट्स बना के लाया हूँ। ठीक है, जिससे हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्वोरो ये एक फ्रांसीसी वो शब्द है। ठीक है, चलो इन्वोरो, ठीक है, हम लोग समझे। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हमारे आसपास की वस्तुएं, चीजें। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आसपास, आसपास। ठीक, आसपास। इसको एक में लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा दिखने में। आसपास, ठीक है। तो हम लोग समझे, ईवीएस पढ़ रहे थे, जिसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। इन्वायरमेंटल में हम लोग पढ़ेंगे जो ये दो वर्ड है, एक एनवोरन, एक मेंटल। इन्वोरो का मतलब होता है आसपास, हमारे आसपास की वस्तुएं, चीजें, इन सभी को पढ़ना ही इन्वायरमेंटल कहलाता है। ठीक है, हम लोग समझ गए। चलिए अब आगे देखो ये जो इन्वायरमेंटल है, ये तीन टाइप में बटा हुआ है। एक है एटमॉस्फेयर, एटीएम लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाओ। एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, फेयर, ठीक है। दूसरा है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है। तीसरा है आप लोग का बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है। चलो देखो, मैंने लिखा है पहला एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है। दूसरा है लिथोस्फेयर, इसको बोलते हैं लिथो यानी लैंड, भूमि मंडल, भूमि या थल मंडल, जल में थल मंडल, भूमि मंडल या थल मंडल, ठीक है, ठीक है। बायोस्फीयर एक और छूट गया है, बायोस्फीयर से पहले आता है लिथोस्फेयर, ठीक है। क्या छूट गया, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो का प्रयोग जल के लिए करते हैं, तो यह होगा जल मंडल, जल मंडल, ठीक है। और चौथा होता है, दिख रहा है, चौथा होता है हम लोग का बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। मैं बता रहा हूँ अभी ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बायो मतलब जीव, बायो का उपयोग, बायो मतलब जीव या जैविक, जैविक या लिविंग के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जीव मंडल, जीव मंडल, ठीक है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, हम लोग देखेंगे, मैंने पढ़ाया ईवीएस में इन्वायरमेंटल के बारे में कि पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण, इसका मतलब होता है पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण। मैं ये पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, आप लोग ध्यान से देखिए। ये दो वर्ड से बना है, एक इन्वोरो, एक मेंटल। इन्वोरो का अर्थ होता है आसपास, और ये कौन सा शब्द है, एक फ्रांसीसी वर्ड है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें चार प्रकार है, एक एटमॉस्फेयर, एक लिथोस्फेयर, एक हाइड्रोस्फेयर, एक बायोस्फेयर। चार प्रकार में बटे हुए हैं। एक है एटमॉस्फेयर, एक है लिथोस्फेयर, एक है हाइड्रोस्फेयर, एक है बायोस्फेयर। वायुमंडल, भूमि मंडल, जल मंडल और जीव मंडल, ठीक है। क्या हुआ, पर्यावरण,
यो नहीं होगा, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है। हम लोग पढ़े वायुमंडल। आप लोग कमेंट जो कर रहे हैं एकदम सही है, यहाँ यो नहीं होता, मैंने लिख दिया था गलती से, तो पर्यावरण ये एक साथ ही है, ठीक है। इसी तरह कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर वायुमंडल, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर का मतलब हम लोग क्या पढ़े, भूमि मंडल, भूमि मंडल बोलिए, स्थल मंडल बोलिए, स्थल में ही हम लोग रहते हैं ना, स्थल मंडल, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। देखो हम लोग पढ़े एटमॉस्फेयर वायुमंडल, लिथोस्फेयर भूमि या स्थल मंडल, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी मंडल को जल मंडल बोलते हैं, और बायो, बायो का उपयोग जीव या जैविक या लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग करते हैं, तो जीव मंडल, ठीक है। आप लोग का यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, मैं उस क्वेश्चन को बीपीएससी जो पूछा था उसको बताता हूँ। पूछा था कि केवल लिथोस्फेयर पे जीवन है। देखो मैं यहाँ बताता हूँ, केवल केवल लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर पर जीवन संभव है, संभव है, ये सवाल था आपका, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया हुआ था, एक में था हाँ, एक में था ना, एक में होगा कुछ, तो मैं नन दे देता हूँ, ठीक है। सवाल ये था, क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग को सवाल ऐसे पूछा गया था कि क्या केवल लिथो, देखो मैंने बताया आपको, सवाल मैंने दिया, आप इस सवाल को पहले टिक करो, ठीक है। आप कमेंट में इसका आंसर दो, फिर मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। दो आप इसका आंसर। चलो देखो, मैंने आपको इन्वायरो के बारे में बताया, जो कि जिसका हिंदी आसपास होता है, और ये फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर जो है, इसका हिंदी वायुमंडल, लिथोस्फेयर भूमि मंडल या स्थल मंडल, हाइड्रोस्फेयर जल मंडल, और बायोस्फेयर यानी जीव मंडल, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखो एटमॉस्फेयर, अच्छा आप बताओ कि आपको सिर्फ केवल और केवल हवा दिया जाए, न पानी, न जमीन, न भूमि, कुछ नहीं दूंगा, बस पानी वायुमंडल में रख दूंगा, आप जीवित रह लोगे? तो आंसर है नहीं, यह नहीं होगा ना। देखो मैं बताता हूँ, केवल वायुमंडल में लोग जीवित नहीं रख सकते, कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। केवल भूमि दे दूं, वायु ना दूं, तो आप जीवित नहीं रहोगे। केवल हाइड्रो पानी दे दूं, वायुमंडल फिर भी नहीं दूंगा, तो फिर भी आप जीवित नहीं रहोगे। अब इसका क्या कंडीशन है, तो हम लोग पहले बायोस्फीयर को अच्छे से समझते हैं। जब हम लोग बायोस्फीयर को, जीव मंडल को अच्छे से समझ लेंगे, तब हम लोग को समझ में आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी बात मैं ऐसे बता दूं, अगर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों जब मिलते हैं ना एक जगह पे, तो बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। इसको मैं अभी समझाऊंगा कैसे बनता है, ठीक है। अब हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट पर्यावरण, ठीक है। अब इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट कहता है कि पर्यावरण ग्रह, पर्यावरण पृथ्वी ग्रह पर जीवन के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। आप इस बात को समझे। अब इसको मैं मिटाता हूं, उसके बाद मैं बायोस्फीयर पे विशेष ध्यान दूंगा, आप समझोगे। उसके बाद फिर आप इस सवाल को फिर से समझोगे, तो इसको बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। मैंने बता दिया ना, लेकिन आप समझ जाओगे अभी। चलो पहले आप उतारो। चलो ध्यान से देखो, मैंने 3 सर्कल बनाई है, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, और ये तीसरा सर्कल, ठीक है। एटमॉस्फेयर वायुमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, यह जो पहला सर्कल है यह एटमॉस्फेयर है। लिथोस्फेयर थल मंडल, यह जो दूसरा सर्कल है यह लिथोस्फेयर है। और तीसरा जो सर्कल है यह हाइड्रोस्फेयर यानी जल मंडल, ठीक है, ठीक है। जल मंडल समझ गए आप लोग, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर,
ठीक है। चलो, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल और लिथोस्फीयर मतलब थलमंडल। ठीक है, अभी हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। यह सर्कल हाइड्रो एटमॉस्फेयर मैंने समझा दिया, यह हाइड्रोस्फीयर और यह लिथोस्फीयर है, आप लोगों ने समझ लिया। अब सर बायोस्फीयर कहाँ बनेगा, तो आप लोग ऐसे समझिए कि जहां तीनों का मिलाप होगा। देखो, यह सर्कल इसको काट रही है, मान लेते हैं ये ए है, तो यह सर्कल इसको भी काट रही है, यह सर्कल इसको भी काट रही है और यह सर्कल इसको भी काट रही है। यानी यहाँ का जो जगह है, यह जो जगह है, यहाँ बनेगा बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर इसका मतलब होता है जीव मंडल। मैंने अभी समझा ना, जीव मंडल। ठीक है, जीव मंडल होता है। एटमॉस्फेयर पे केवल जीवन है तो नहीं सर, केवल एटमॉस्फेयर पे जीवित लोग नहीं रह सकते, केवल वायुमंडल पे लोग जीवित नहीं रह सकते। क्या जलमंडल में जीवित रह सकते हैं, तो केवल जलमंडल पे जीवित रहना मुश्किल है या फिर असंभव है, नहीं रह सकते हैं। लिथोस्फीयर क्या केवल थल मंडल पे जीवित रह सकते हैं, तो नहीं रह सकते हैं। अब देखो, जहाँ ये तीनों मिलते हैं वहां बनता है जीव मंडल, यानी जीव मंडल का निर्माण जहाँ होता है वहां पे लिविंग थिंग्स रहेंगे। हम लोग, आप लोग या फिर कोई भी जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, शैवाल, ये वो बैक्टीरिया, ये सब यहाँ पे जीवित रह सकते हैं, इतना दूर में ही जीवित रह सकते हैं। जहाँ ये तीनों मिलेंगे वहीं जीवित रहेगा। मान लेते हैं कोई मनुष्य है, आप लोग ऐसे समझिए, कोई मनुष्य है या कोई जानवर है, तो उनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, थल चाहिए, यानी तो जल चाहिए। ठीक है, और कंपलसरी है कि वायु मिलना चाहिए उसको। ठीक है, तो जल भी है, यह जल है, और थल भी है, यह थल है, और यह वायु है। तीनों मिलता है जहाँ पे, वही बायोस्फीयर का निर्माण होता है। इस चार्ट को आप लोग समझे, नहीं समझे? अच्छा, हम बताते हैं। देखो, मैंने सर्कल बताया कि यह एटमॉस्फेयर का सर्कल है, मैंने यह बताया हाइड्रो, हिंदी में बोलता हूँ मैंने यह बताया यह वायुमंडल का सर्कल है, यह जलमंडल का सर्कल है, और यह थल मंडल का सर्कल है। मैंने ये बताया वायुमंडल, जलमंडल और थल मंडल का सर्कल है। मैंने आपको ये बताया कि जब जहाँ पे ये तीनों मिल जाएंगे, इन तीनों का जहाँ मिलाप होता है वह एक जगह होगा, और इस जगह पे बायोस्फीयर का निर्माण होगा। ठीक है, और जहाँ बायोस्फीयर का निर्माण होगा, ठीक है, उसी को बोलेंगे जीव मंडल। मैंने लिखा है यहाँ जीव मंडल। अब जीव मंडल में कौन कौन रह सकता है, जीव मंडल में केवल जीवित प्राणी रहते हैं। ठीक है, देखो, हम लोग रह सकते हैं, पेड़ पौधा रह सकता है, कोई सूक्ष्म जीव रह सकता है, आदि आदि सभी रह सकते हैं। ठीक है, कोई जानवर रह सकता है, या फिर कोई पानी में मछलियां रहती है, या फिर जो भी है, जो भी जीवित जीव है वो सभी रह सकते हैं सिर्फ जीव मंडल पे। ठीक है, अब मैं इसे मिटाऊंगा, लेकिन पहले आप देख लो एक बार। ठीक है, चलिए, हम लोग दो वर्ड पढ़ेंगे। मैंने अभी तक एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर को समझा दिया, आप लोग समझ गए। हम लोग एक वर्ड पढ़ेंगे, इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी, इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, थी ती की। ठीक है, इकोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, इकोलॉजी। और दूसरा वर्ड है इकोसिस्टम। मैं दोनों वर्ड को समझाऊंगा, ध्यान से देखो। यह इकोलॉजी दो वर्ड से बनता है, एक इको और एक लॉजी। ठीक है, तो इको को बोलते हैं आयो आयो ओइकोस। हिंदी में अगर पढ़े तो ओइकोस। ठीक है, मैं लिखता हूँ अंग्रेजी में OIKOS, ओइकोस। ठीक है, पहला तो ओइकोस है। और दूसरा कौन सा वर्ड है सर, यह जो लोजी है इसको बोलेंगे लोगोस। लोगो पढ़ते हैं ना, लोगोस। ठीक है, हिंदी में लिख दू लोगोस। ठीक है, पहला तो वर्ड बनता है ओइकोस, और दूसरा वर्ड क्या बनता है, लोगोस। ठीक है, यह है पारिस्थितिकी। अब यह क्या है सर, यह ओयोकोस और लोगोस क्या है, तो यह एक ग्रीक वर्ड है, GREE के ग्रीक वर्ड है, जिसको यूनानी शब्द हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनानी, यूनानी शब्द। ठीक है, नानी याद रहता है ना, यूनानी भी याद रहेगा। इकोलॉजी,
दो वर्ड से मिलके बनता है। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी होता है, और ये इकोलॉजी का जो दो वर्ड है, पहला इको को ओइकोस पढ़ते हैं और दूसरा लोजी। लोजी जो बना है यह लोगोस वर्ड से मिल बना है, ठीक है। ये ओइकोस और लोगोस दोनों जो है ग्रीक शब्द है, जिसको यूनानी शब्द बोलते हैं। इतना तो समझ में आया। मैंने कुछ नहीं बताया। इको और लोजी दो वर्ड किससे मिलके बना है? तो ओइकोस से मिलके इको बना है, लोगोस से मिलके लोजी बना है। दोनों वर्ड जो पहले बना था उसको ग्रीक वर्ड, वह ग्रीक वर्ड था जिसको हम लोग यूनानी शब्द बोलते हैं। मैंने बस इतना ही बताया, इसमें अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं है, ठीक है। अब ओइकोस और लोगोस क्या होता है? ओइकोस मतलब होता है घर, घर, और लोगोस मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करना, ठीक है। अब इकोलॉजी का अगर हम लोग डिफिनेशन निकाले, डिफिनेशन, तो जो घर का अध्ययन करेगा, जो घर का अध्ययन करेगा, ठीक है। आप लोग समझे? दो वर्ड से इकोलॉजी वर्ड जो है दो वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड का जो ओइकोस है इसका मतलब है घर, और लोगोस का मतलब है अध्ययन करना, ठीक है। घर का अध्ययन करना, जो घर का अध्ययन करेगा वह इकोलॉजी शब्द कहलाएगा। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा पारिस्थितिकी क्या है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं पारिस्थितिकी हम जो पारिस्थितिकी दो वर्ड से मिलकर बना है, इको और लॉजी से। इको जो है वह एक, ये दोनों वर्ड जो है यूनानी शब्द है। इको को ओइकोस और लॉजी को लोगोस बोलते हैं, ठीक है। ओइकोस का अर्थ घर होता है और लोगोस का अध्ययन करना होता है। अब इकोलॉजी का डिफिनेशन निकाले तो घर का अध्ययन जो करेगा उसी को पारिस्थितिकी कहेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए हम लोगों ने इतना बात समझ लिया, ठीक है। अब घर का अध्ययन करना इकोलॉजी पारिस्थितिकी कहलाता है, हम लोग समझ गए। अब यह शब्द किसने दिया है, यह सवाल पूछा गया था कि पारिस्थितिकी शब्द जो है इसको किसने दिया था? इसको अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी, आप लोग को हिंदी यहाँ दिख रहा है। शब्द, शब्द किसने दिया था, किसने दिया था, यह क्वेश्चन आपको दे देगा, तब आप लोग आंसर करेंगे। अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल ने यह इकोलॉजी वर्ड को दिया था, ठीक है। अब मैं इसका नाम लिखता हूं, देखेंगे। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट, ठीक है। चलो यहाँ तो क्वेश्चन मार्क होगा। इकोलॉजी शब्द यानी पारिस्थितिक शब्द किसने दिया था, ठीक है। ठीक है, इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, किसने इकोलॉजी वर्ड का यूज किया था? तो सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। यहाँ किसी भी प्रकार से आपको दे दिया जाए तो आप लिखेंगे अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। आमतौर पे इन्हीं का उपयोग किया जाता है, इकोलॉजी शब्द के लिए अर्नेस्ट हैकल आते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कुछ वैज्ञानिक के नाम सबको समझेंगे, इसके अलावा कुछ बातें को समझेंगे, ठीक है। तो मैं इसे पहले मिटाता हूँ, पहले आप देख लो, 1 मिनट आप देख लो, उसके बाद मैं इसे पूरा मिटा दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे, मैं आपको बताता हूँ। इकोलॉजी परिभाषा है, यह डिफिनेशन है। पारिस्थितिकी जीवित प्राणियों और उनके पर्यावरण, यानी कोई जीव है या कोई भी जीवित प्राणी है, जैसे जानवर हो गया या गाय भैंस शैवाल या हम लोग कोई भी है, उनके और पर्यावरण यानी हम लोग के आसपास की चीजें के बीच का संबंध का जो वैज्ञानिक अध्ययन करेगा, ठीक है, ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययन जो करेगा उसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि इकोलॉजी जो है उनको सर्वप्रथम किसने बोला था? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है, पारिस्थितिक शब्द जो बोला गया है सर्वप्रथम राइटर साहब ने सर्वप्रथम बोला था, ठीक है। और पारिस्थितिक शब्द के जनक, पारिस्थितिकी जो है इकोलॉजी, उनके जनक या उनके पिता, पापा बोलते हैं अर्नेस्ट हैकल को, ठीक है।
ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन यह सवाल पूछा जाता है। यह सवाल तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं आपको अगर कल कल तो नहीं, 2-3 दिन में आपको मैं इसका जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यह किसमें और कब पूछा गया है। ठीक है। पारिस्थितिकी का जनक अर्नेस्ट हैकल है। आमतौर पर पारिस्थितिकी के जनक जो है अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है। ठीक है। अब वैज्ञानिक रेटर, जो राइटर है, यह इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ठीक है। अब बोल रहा है भारत में इकोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन जो है, भारत में इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है। देखो, 2 जनक दिए हुए हैं, मैं दोनों जनक समझाता हूँ आपको। ये जो पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट हैकल को जब बोलते हैं, या पूरे विश्व में हम लोग बोलते हैं, पूरे विश्व में अर्नेस्ट हैकल कौन है, तो पारिस्थितिकी के जनक हैं। लेकिन हमारे भारत में भी तो कोई होंगे, तो वह क्वेश्चन दे दिया है भारत में इकोलॉजी के जनक यानी पारिस्थितिकी जो है उनके जनक कौन है। तो इनके जनक है रामदेव मिश्र। ठीक है। इसको RAMDEO, रामदेव मिश्र लिखता है MISRA। ठीक है। इसका नाम में ही ऐसा है, MISRA लिखता है। ठीक है। आप लोग मिश्रा पढ़ो, जो भी पढ़ सकते हो। वैज्ञानिक रेटर जो है वह इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं, और अर्नेस्ट हैकल जो है वह पारिस्थितिकी के जनक कहलाते हैं। ठीक है। लेकिन यह जो रामदेव मिश्र है, यह केवल और केवल भारत में पारिस्थितिकी के जनक कहलाते हैं। अभी मैंने आपको इकोलॉजी समझाया है, केवल इकोलॉजी। मैंने इकोलॉजी में आपको बताया इको और लॉजी 2 वर्ड से मिलकर बनते हैं। मैंने आपको बताया पहला ओइकोस है, दूसरा लोगोस है। ओइकोस जो है उसका मतलब घर है, लोगोस मतलब अध्ययन करना, जो घर के अध्ययन करता है। तो मैंने एक डिफिनेशन लिखा, जीवित प्राणियों और उनके पर्यावरण। जो जीवित प्राणी है, शैवाल हो, बैक्टीरिया हो, हम लोगों को जानवर हो, उनके पर्यावरण के बीच का संबंध का जो वैज्ञानिक अध्ययन करेगा वह इकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है। मैंने ये समझाया आपको। अब आपसे पूछेगा ओइकोस और लोगोस कौन सा वर्ड है, तो आप लोग बोलेंगे यूनानी वर्ड है, यूनानी शब्द है। ठीक है। मैंने आपको बताया पारिस्थितिकी के जनक आमतौर पे किसे कहा जाता है, तो अर्नेस्ट हैकल पारिस्थितिकी के जनक हैं। वैज्ञानिक रेटर कौन है, तो यह है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति। ठीक है। और भारत में इकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, भारत में इकोलॉजी के जो जनक हैं उनको रामदेव मिश्र कहते हैं। ठीक है। MISRA इंग्लिश में लिखता है। ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझ गए। आप लोग इसको उतारो 1 मिनट में। चलो देखो, यहाँ मैंने लिखा है इकोसिस्टम। अभी मैंने इकोलॉजी पढ़ाया था। ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। चलो, अभी मैंने आपको इकोलॉजी पढ़ाया था, जिसमें पारिस्थितिकी का डिफिनेशन मैंने सब कुछ बता दिया। अब हम लोग दूसरा नाम पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं पारितंत्र। ठीक है। कहीं पे पारितंत्र लिखा हो तो आप लोग समझ जाइएगा इकोसिस्टम की बात कर रहा है। दूसरा नाम पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो, एजी टेंसले, यह पूरा नाम है इसका, एजी टेंसले इकोसिस्टम को परिभाषित किए थे। ठीक है। ठीक है। इकोलॉजी को परिभाषित करने वाले कौन थे, पारिस्थितिकी को, तो अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी के जनक किसे कहते थे, तो अर्नेस्ट हैकल को। और एजी टेंसले को क्या बोलते हैं, एजी टेंसले ने इकोसिस्टम को परिभाषित किया। ठीक है। इनकी परिभाषा दी है। अब एजी टेंसले जो है, इतना लंबा नाम नहीं याद रखेंगे, नॉर्मल याद रखेंगे, टेंसले साहब। ठीक है। एजी को हटा देंगे, टेंसले याद रखेंगे, याद रहेगा। ठीक है। टेंसले साहब ने क्या किया, इकोसिस्टम को परिभाषा दिया। इकोसिस्टम यानी पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करते हैं। ठीक है। अब इकोसिस्टम होता क्या है, हम लोग ये समझेंगे।
तो देखो पारिस्थितिकी तंत्र या कहीं भी पारितंत्र भी लिखा हो तो आप समझ जाइएगा, जीवों यानी कोई भी जीव है और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया होना चाहिए। देखो ये परस्पर क्रिया क्या होता है मैं समझाता हूँ। आप लोग रहते हो, अब किसी पर्यावरण में रहते होगे, जो मान लेते हैं हम लोग गर्मी में हो या ठंडी में, किसी भी पर्यावरण में आप रह रहे हो, ठीक है, और उनके बीच क्रिया भी हो रही है, ठीक है, परस्पर क्रिया होगी, एक श्रृंखला है, परस्पर क्रिया की एक श्रृंखला है, सीरीज है, तो उनको इकोसिस्टम कहेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो ये फोर्ब्स साहब, ये भी एक वैज्ञानिक है, इन्होंने पारितंत्र यानी इकोसिस्टम को सूक्ष्म जीव कहा। ठीक है, पारितंत्र क्या है तो उनको एक सूक्ष्म जीव कहा है। देखो यह क्वेश्चन जो है ना, ये फोर्ब्स वाला, ये पूछा नहीं जाता है, मतलब अभी तक तो नहीं पूछा गया है, या पूछ सकता है, लेकिन यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, बस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब एजी टेंसले साहब ने इकोसिस्टम को की परिभाषा कब दी थी, कब परिभाषित किया था, ऐसा सवाल भी पूछता है। तो देखो टेंसले साहब ने 1935 में, कितने ईस्वी में, 1935 में इकोसिस्टम को परिभाषित किया था। ठीक है, अब एजी टेंसले साहब, एजी टेंसले पूरा नाम है इनका, इसमें एजी जो है ना हम लोग नहीं याद रखते, हम लोग याद रखते हैं सिर्फ टेंसले। ठीक है, हम लोग ऐसे याद रखें, टेंसले साहब जो है वह इकोसिस्टम को परिभाषित करते हैं। इकोसिस्टम की परिभाषा क्या होता है तो पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र में जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया हो और उसकी एक श्रृंखला हो, उनको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। क्लियर? अब फोर्ब्स साहब ने पारितंत्र को सूक्ष्म जीव कहा है, तो फोर्ब्स साहब ने पारितंत्र को सूक्ष्म जीव कहा है। यह क्वेश्चन अभी तक शायद नहीं पूछा गया है, लेकिन एनसीईआरटी ऐसा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इस बात को लिखा गया है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, चलो देखो ये इकोसिस्टम जो है, आप इसको पहले एक बार अच्छे से उतार लो कॉपी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो उतारो। चलो देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, कुछ 3 क्वेश्चन लिखे हैं, आप इन 3 क्वेश्चन के आंसर करो। ठीक है, देखो आप लोग ध्यान से, पहला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट का नाम बताना है, पारितंत्र को सूक्ष्म जीव कहा है। साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ मैं छोड़ दिया हूँ, लिख लेना आप लोग, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को सूक्ष्म जीव कहा है। ठीक है, पहला, भारत में इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के जनक किन्हें कहा जाता है, इकोलॉजी के जनक आमतौर पर किसे माना जाता है। आप इन 3 क्वेश्चन को पहले बनाओ, अपने से बनाओ, बनेगा कमेंट करो, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। ठीक है, बनाओ। चलो एक आंसर तो ठीक आ रहा है। भारत में इकोलॉजी के जनक किसको कहते थे, मिश्र साहब को, रामदेव मिश्र, रामदेव मिश्र। ठीक है, मिश्रा या मिश्र, हिंदी में लिख देता हूँ, रामदेव, रामदेव मिश्र। ठीक है, ठीक है, अब लिखा हुआ है, किस वैज्ञानिक ने पारितंत्र को सूक्ष्म जीव कहा। तो अभी हम लोग पढ़े थे फोर्ब्स साहब, जो एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन पूछा नहीं गया, मैंने अभी बताया था, फोर्ब्स साहब। ठीक है, और एक है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के जनक आमतौर पर किसे माना जाता है। आमतौर लिखा रहे या ना लिखा रहे, एक ही व्यक्ति आते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट हैकल, हैकल, हैकल। ठीक है, चलो आप इस क्वेश्चन को देखो एक बार, फिर मैं बताता हूं।
ठीक है, चलो देखो सॉरी, किस वैज्ञानिक ने पारितंत्र को सूक्ष्म जीव कहा है? तो फोर्ब्स साहब जो थे उन्होंने सूक्ष्म जीव कहा है, इसको पूरा पारितंत्र को बोला है सूक्ष्म जीव। भारत में इकोलॉजी के जनक, क्या चीज के जनक? भारत में इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के जनक कौन है? भारत में पारिस्थितिकी के जनक पूछ रहा है। पूरे पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट हैकल हैं, लेकिन सवाल में अगर भारत कर दे तो अर्नेस्ट हैकल गलत हो जाएगा, रामजीव मिश्र है। ठीक है, अगला सवाल है, इकोलॉजी के जनक आमतौर पर किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकल को इकोलॉजी के जनक कहा जाता है। आप लोग उतार लिए होंगे, मैं अगला क्वेश्चन लिखाता हूं। चलो अगला देखते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े इकोसिस्टम पारितंत्र के बारे में। ठीक है, पारितंत्र, अभी हम लोग इकोसिस्टम पढ़ लिए। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम का प्रयोग किसने किया, कैसे कैसे किया है और क्या क्या हुआ है, अभी हम लोग इसके बारे में सब जान गए। ठीक है, अब इनको जो है दो पार्ट में हम लोग समझे। दो पार्ट में जो है मुख्य तौर पे जो विभाजित किया गया है, दो भाग हैं इनके। ठीक है, अगर इकोसिस्टम को समझना है तो दो कंपोनेंट को समझना पड़ेगा। पहला है बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट, कंपोनेंट। ठीक है, और दूसरा होता है एबायोटिक, एबायोटिक बताता हूं, इसको बोलते हैं जैविक, जैविक कारक, और इसको अजैविक। ठीक है, अजैविक। देखो इकोसिस्टम जो होता है पारितंत्र, ठीक है, ठीक है, बायोटिक, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा छूट गया है ना, घटक, घटक बोलेंगे, जैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट, कंपोनेंट, नेंट, अजैविक घटक, घटक। ठीक है, हम लोग ये समझेंगे। पहला तो है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है क्या, एबायोटिक कंपोनेंट। इसको बोलते हैं जैविक घटक, इसको क्या बोलते हैं, अजैविक घटक। ठीक है, तो इकोसिस्टम को समझने के लिए ये दो घटक, ये दो कंपोनेंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। चलो देखो, अभी हम लोग समझ रहे थे इकोसिस्टम पारितंत्र। पारितंत्र जो है इसके दो मुख्य घटक होते हैं, दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं। आप लोग समझे, पहला होता है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। दोनों को मैं समझाता हूं, आप ध्यान से समझेंगे। बायोटिक कंपोनेंट जैविक घटक, ठीक है, और एबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक, मैं दोनों समझाता हूँ। देखो जैविक घटक में वो सभी चीजें आ जाएंगे जो जीवित है, जैसे हम लोग या कोई जानवर या कोई सूक्ष्म जीव, शैवाल, कवक, ठीक है, बैक्टीरिया आदि सब, ये सब जैविक, जैविक मतलब जीवित, जो जीवित है वो सभी आ जाएंगे जैविक घटक में। अबायोटिक घटक में अगर ये जीवित आ रहे हैं तो ये निर्जीव आएंगे। ठीक है, लेकिन ये हम लोगों के लिए अत्यंत जरूरी है, जीवों के लिए अत्यंत जरूरी है, तो एबायोटिक कारक में आएंगे। एग्जाम्पल में आप लोग समझ लिए, एयर अजैविक है, कोई जान नहीं है इसमें, लेकिन हम लोगों के लिए अत्यंत जरूरी है। जल, वाटर, यह जो वाटर है यह एक अजैविक घटक है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं आप लोग? एयर कैसे है, तो एयर एक तो निर्जीव है, एयर निर्जीव है, लेकिन हम लोगों के लिए अत्यंत जरूरी है। ठीक है, जल हो गया, ऐसे बहुत सारा चीज है। जैसे आप लोग देखो सनलाइट, यहाँ लिखता हूँ सनलाइट, सनलाइट सूर्य प्रकाश, ठीक है, एक तो अजैविक है, जीवित नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्य के प्रकाश के, सूर्य की प्रकाश की बहुत आवश्यकता है हम लोगों को। ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाइंड हो गया, ठीक है, और भी बहुत हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ नहीं है इसलिए मैं इतना ही लिखता हूँ। अब बायो कंपोनेंट क्या होता है? बायो कंपोनेंट होता है जैविक घटक। देखो अभी तक हम लोग बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट केवल और केवल मैंने मुंह से बताया है और आप लोगों ने जाना है। इसकी परिभाषा हम लोग अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे। ठीक है, कारण, अब देखो कारण है कुछ, ठीक है,
अब देखो ये जो बायोटिक कंपोनेंट है इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। अभी तक हम लोग बायो कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट को समझ गए हैं, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तीसरा, अब देखो स्वपोषी, स्वपोषी, परपोषी और डिकम्पोजर यानी मृतोपजीवी, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है। इसमें 3 भाग में बांट दिया गया। इन तीनों भागों को हम लोग क्लैरिटी से पढ़ेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, यहाँ से आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। काफी रात हो गई है इसलिए धन्यवाद, ठीक है।